तो आज की इस क्लास में हम बात करेंगे एंगुलर एक्सेलेरेशन को लेके। देखिए, पिछली जो क्लासेस थी उसके अंदर में आपने एक बहुत अच्छे से एक माइंड मैप तैयार कर लिया होगा कि क्या हमारे पास में डिस्प्लेसमेंट होता है। और डिस्प्लेसमेंट को हम अगर रिलेट करते हैं एक सर्कल के अंदर में, तो वहां पर हम इसी चीज को डिफाइन कर देते हैं एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के नाम से। तो जो काइनेमेटिक्स हमारे पास में एक लीनियर मोशन के अंदर में चलती है, हम उसको अगर सर्कुलर मोशन में बात करते हैं तो उसी चीज को यहाँ पर हम बोल देते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है जी। फिर नेक्स्ट आपने देखा कि वहां पर हम एक वेलोसिटी बोलते थे जिसके पास में एक डायरेक्शन होती थी और एक मैग्नीट्यूड हुआ करता था। ठीक उसी तरह से जब हम सर्कुलर मोशन में उसी चीज को डील करेंगे तो यहाँ पर उसको बोल दिया जाता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के साथ में लिंक होती है, और इसी को हम बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी। अब तीसरा जो टर्म हमारे पास में आता है, जो तीन पैरामीटर्स की मैंने बात करी थी आप लोगों के साथ में, जिसको आप जानते हैं वहां पर एक्सेलेरेशन के नाम से। और जब हम सर्कुलर मोशन के अंदर में पढ़ते हैं तो ये हमारे पास में आएगा एंगुलर एक्सेलेरेशन। और तीनों को हम बहुत अच्छे से पूरी थ्रू आउट सर्कुलर मोशन के अंदर में डील करना होता है, चाहे मेरे पास में काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर की बात करें या फिर डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर को लेकर बात करें। यानी कि जब हम किसी बॉडी के ऊपर में फोर्स लगा देते हैं सर्कुलर मोशन के अंदर में, तो डायनेमिक्स से रिलेट करता है। और तीनों ही हमारे पास में एक्सियल वेक्टर होते हैं। एक्सियल वेक्टर यानी कि जो डायरेक्शन होती है उसको आप अपने राइट हैंड पाम रूल के थ्रू भी इसको डिफाइन कर सकते हैं कि जिस डायरेक्शन में आपका मोशन है उस डायरेक्शन में आप अपनी जो फिंगर्स हैं उनको कर्ल करेंगे, तो जो थंब की डायरेक्शन होती है वही हमारे पास में एक्सियल वेक्टर्स की डायरेक्शन होती है। थोड़ा सा केस हमारे पास में एक्सेलेरेशन का इसके अंदर में चेंज हो जाता है एंगुलर एक्सेलेरेशन के केस के अंदर में, क्योंकि उसमें हमें उसकी डायरेक्शन को जो है वो डिपेंड करेगा कि वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है। थ्रू आउट आज हम इसी एक्सेलेरेशन को लेकर बात करने वाले हैं कि जो एंगुलर एक्सेलेरेशन आप लोग पढ़ते हैं और जो एक्सेलेरेशन होता है, इन दोनों के बीच में आखिर क्या रिलेशन होती है और कौन सा एक्सेलेरेशन किस चीज के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। इन सब का आंसर आप सब आज की क्लास के अंदर में आप सभी को मिलेगा। ठीक है। अब यहाँ पर बात करें कि जो हमने बेसिक एंगुलर एक्सेलेरेशन को मैं डिफाइन करना चाहूँ, जो तीन पैरामीटर्स थे, तो एंगुलर एक्सेलेरेशन को आप कुछ इस तरह से डिफाइन करते हैं। एंगुलर एक्सेलेरेशन उसको हम अल्फा से रिप्रेजेंट किया जाता है ये। और इसकी जो यूनिट होती है, अगर ऐसा ही यूनिट की बात करूं तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। यानी आप समझ गए होंगे कि मैं इसको अगर तोड़कर दिखाना चाहूँ आप लोगों को, तो रेडियन पर सेकंड डिवाइड बाय सेकंड, यानी कि उसका ओमेगा किस रेट से चेंज हो रहा है, यानी जो उसकी एंगुलर वेलोसिटी है वो किस रेट से चेंज हो रही है पर सेकंड के हिसाब से, तो वो अगर मैं निकाल लूं तो वहां पर मेरे पास में आता है एंगुलर एक्सेलेरेशन। ठीक है जी। अब इसके हम बात करें तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो दिस कैन बी रिटन एज अल्फा। अल्फा से हम रिप्रेजेंट करते हैं और फाइनली हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे डी ओमेगा डिवाइड बाय डी टी। ये वो किताबी ज्ञान है जो आप लोग अपनी किताबों के अंदर में पढ़ते आए हुए हैं। इसके अंदर में मैं सिर्फ एक बार रिवाइज करवा रहा हूँ कि आपको ये चीजें पता है और एक आइडिया हो जाए कि कहाँ पर क्या हमें यूज करना है। डिटेल में बहुत डेप्थ लेवल तक मैं इसके अंदर में आप लोगों के साथ में डिस्कस करने वाला हूँ, क्योंकि क्वेश्चन जो होते हैं आपके कम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर में वहीं से ही उठाकर पूछे जाते हैं। तो उसके ऊपर में हम बात करेंगे। अब बात करें कि इसका वेक्टर जो होता है ये किस तरह का वेक्टर है, ये एक्सियल वेक्टर है। और एक्सियल वेक्टर है तो इसके लिए क्या होना चाहिए हमारे पास में कि जो डायरेक्शन है वो हम कैसे डिफाइन करेंगे। मान लेते हैं कि मेरे पास में एक सर्कुलर मोशन कोई ऑब्जेक्ट कर रही है, एक सर्कुलर मोशन यहाँ पर कर रही है। यहां से आप लोग देखें कि ये सेंटर है मेरे पास में और ऑब्जेक्ट ने इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू किया, और दूसरे केस के अंदर में भी हमारे पास में ऑब्जेक्ट जो है वो इसी डायरेक्शन के अंदर में मूव कर रही है। लेकिन पहले केस के अंदर में जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी थी वो हमने दे दी इंक्रीजिंग, यानी कि वो क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। और दूसरे केस के अंदर में जो वेलोसिटी यहाँ पर ऑब्जेक्ट की है वो क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। तो दोनों केस के अंदर में आप कैसे इस अल्फा को डिफाइन करेंगे, तो बेसिकली मैं इसके ओमेगा की बात करूं तो आप अपनी फिंगर्स को कर्ल करेंगे तो आपका थंब जो है बाहर की डायरेक्शन में आ रहा है, यानी कि इसका जो डायरेक्शन होगा ओमेगा का वो तो रहेगा बाहर की साइड में। देखो, मैंने पिछली क्लास के अंदर में बताया था कि भाई इन तीन वेरिएबल के साथ में खेलना सीख लो अगर आपको सर्कुलर बहुत अच्छे से सीखना है। तो मैं आज की क्लास के अंदर में सर्कुलर को फील करवाऊंगा आप लोगों को। न्यूमेरिकल तो आप इजीली कर लोगे, लेकिन वो फील डालना आपके दिमाग के अंदर में कि कैसे आप इन चीजों को फील करें, अपनी रियल लाइफ के साथ में कैसे जोड़ के देखें, तभी तो आप क्वेश्चन बहुत इजीली कर पाएंगे। और जो हमारे पास में लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी आप इजीली कर पाएंगे। ये मेरे पास में थीटा है, दूसरा ओमेगा है और तीसरा हमारे पास में अल्फा है। इन तीनों के साथ में आपको बहुत अच्छे से खेल लाना चाहिए सर्कुलर मोशन में, तभी आप अपने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो ओमेगा था मेरे पास में कहाँ, बाहर की डायरेक्शन में आ रहा है, ठीक है भाई। लेकिन मेरे पास v जो है वो इंक्रीज हो रहा है। अगर इंक्रीज यहां पर हो रहा है तो जिस डायरेक्शन में मेरा ओमेगा है उसी डायरेक्शन में
इस अल्फा की भी डायरेक्शन होगी। क्या होगा? जो अल्फा था उसी की डायरेक्शन वहां होगी जहां पर मेरे पास में ओमेगा हो रहा है। अब यहां पर आप देखो तो ओमेगा क्या करेगा, वी मेरे पास में डिक्रीज हो रहा है, यानी कि उसका ओमेगा क्या हो रहा होगा, वो भी डिक्रीज हो रहा होगा, लेकिन उसकी डायरेक्शन अभी भी आउटवर्ड डायरेक्शन में। लेकिन उसको कम करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा भाई? उसको रिटार्ड करने के लिए तो होना चाहिए ना कोई। तो उसकी बैक साइड में कोई ना कोई एक एक्सेलेशन लग रहा होगा, कोई ना कोई कंपोनेंट लग रहा होगा जो क्या कर रहा होगा, इसको रिटार्ड करवाने की कोशिश कर रहा होगा। यानी कि जो थंब की साइड में आपका ओमेगा आ रहा है वो इंक्रीजिंग आ रहा है, तब आप कहोगे कि मेरे पास में v जो है वो इंक्रीजिंग है। लेकिन आप देख रहे हैं कि ओमेगा आपका क्या कर रहा है, डिक्रीज करता जा रहा है। तो डिक्रीज कर रहा है तो कोई ना कोई उसको पीछे की तरफ में खींच रहा होगा। तो यहां पर जो एक्सियल वेक्टर आएगा कौन सा, अल्फा का, वो आपका क्या रहेगा, इनवर्ड डायरेक्शन के अंदर में आएगा। यानी आप एक चीज ये कह सकते हैं कि जो अल्फा हमने डिफाइन किया है, अगर ओमेगा इंक्रीज है तो जो अल्फा की डायरेक्शन है वो भी कहां पर होनी चाहिए, जहां पर ओमेगा की डायरेक्शन है। और दूसरा, अगर आपका ओमेगा डिक्रीज हो रहा है, जिस केस के अंदर मैंने बताया कि v डिक्रीज हो रहा है, जो लीनियर उसकी वेलोसिटी है वो डिक्रीज हो रही है, तो ओमेगा भी उसका डिक्रीज होगा। तो यहां से आपके पास में आता है कि जो डायरेक्शन है वो अपोजिट टू ओमेगा रहती है। ये पॉइंट आप लोग को समझ में आ जाना चाहिए कि कुल मिलाकर हमने जो बात करी है एंगुलर एक्सेलेरेशन को लेकर, वो सिर्फ और सिर्फ इतना बताना चाह रहा है कि आपका ओमेगा किस रेट से चेंज हो रहा है। क्वेश्चन यहां से नहीं पूछे जाते, क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहां से। मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन आप लोगों को देना चाहूंगा और मैं स्टेटमेंट बेस्ड, और यहां से आप लोगों से जानकारी चाहूंगा और फिर उसके ऊपर में बहुत अच्छे से हम डिस्कस करना चाहेंगे। मैंने कहा कि इन सर्कुलर मोशन, आप सभी ने सर्कुलर मोशन को पढ़ लिया है। अल्फा मस्ट बी प्रेजेंट, अल्फा मस्ट बी प्रेजेंट, पहली स्टेटमेंट ये मैंने बोली। और दूसरी स्टेटमेंट में आप लोगों के लिए बोल रहा हूं, इन ए सर्कुलर मोशन ए मस्ट बी प्रेजेंट, ए मस्ट बी प्रेजेंट। अब आपको दोनों स्टेटमेंट को बताना है कि कौन सी ट्रू है और कौन सी फॉल्स है। ये अल्फा मेरे पास में एंगुलर एक्सेलेरेशन है और ये दूसरा मेरे पास ए है। देखो बहुत से लोगों को कंफ्यूजन होता है अल्फा और ए को डिफाइन करने के अंदर में, और यहीं पर आपका जो क्वेश्चन होता है वो गलत हो जाता है कि आपको समझ में नहीं आता कि मेरे को इस पर्टिकुलर केस के अंदर में अल्फा को कंसीडर करना है या फिर ए को कंसीडर करना है, या फिर पूरे मेरे सर्कुलर मोशन के लिए कौन सी वैल्यू रेस्पॉन्सिबल है। चलो इस क्वेश्चन का आंसर दो कि जो आपने सर्कुलर मोशन लिया है उसके अंदर में अल्फा जो है वो होना ही होना चाहिए, तभी आपका सर्कुलर मोशन होगा, या फिर ए होगा, ए मस्ट भी प्रेजेंट होना चाहिए, जो एक्सेलेरेशन है वो प्रेजेंट होना चाहिए किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर में अगर आपको क्या करवाना है, सर्कुलर मोशन करवाना है। तो दोनों स्टेटमेंट के अंदर में कौन सी वैल्यू सही है, मेरे मतलब कौन सा स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि ये जो स्टेटमेंट है ये आपके लिए फॉल्स है, और दूसरा स्टेटमेंट है वो आप लोगों के लिए ट्रू है। अब दिमाग में आना चाहिए कि क्यों ट्रू है। पहली, क्या एंगुलर एक्सेलेरेशन के बिना हम एक सर्कुलर मोशन कर सकते हैं? भाई सर्कुलर मोशन क्या बोलता है? सर्कुलर मोशन बोलता है कि मेरे पास में ये ऑब्जेक्ट कुछ इस तरह से रिवॉल्व कर रहा है किसी एक फिक्स पॉइंट के रो। हमने एक स्पेशल केस लिया है जिसमें सर्कल के राउंड में मूव कर रहा है, हम स्ट्रेट लाइन के अंदर में बॉडी को मूव करवा सकते हैं। मुझे तो लिंक करना है अपने तीन पैरामीटर्स को, थीटा, ओमेगा और अल्फा, चाहे कैसे भी करो आप, लेकिन मैं स्पेशल केस एक सर्कल का लेकर यहां पर चल रहा हूं। ठीक है, यहां से ऑब्जेक्ट ने मूव करना शुरू किया, जब ये ऑब्जेक्ट इस पोजीशन पर पहुंचती है, ये मेरे पास में v वेलोसिटी हमने प्रोवाइड करी है इसकी, तो ये जो ओमेगा इसका आएगा, और ओमेगा को आप डिफाइन कैसे करते हैं, दैट इज गिवन बाय, कैसे होता है भाई, मेरे पास में d थीटा डिवाइड बाय dt। अगर यहां पर हम बात करें कि जो मेरे पास में वैल्यू है, यानी कि ओमेगा जो है वो मेरे पास में एक कांस्टेंट वैल्यू से डिफाइन कर रहे हैं, यानी कि हर सेकंड के अंदर में वो इक्वल वैल्यूज को चेंज कर रहा है, यानी कि 2 रेडियन पर सेकंड से मूव कर रहा है। तो अगर आप लोग इसका अल्फा निकालना चाहेंगे तो अल्फा की वैल्यू डी ओमेगा डिवाइड बाय डी टी यही होती है, क्योंकि ओमेगा जो यहाँ पर आपने डिफाइन किया है वो कोई फंक्शन नहीं है टी का या किसी और चीज का। तो ये वैल्यू जो आएगी वो मेरे लिए कांस्टेंट रहेगी, और कांस्टेंट का हमेशा क्या रहता है, जीरो रहता है। जो डिफरेंशिएशन आप करते हैं तो वो वहां पर क्या रहेगा, जीरो रहेगा। यानी कि ये चीज तो कंफर्म हो गई है कि अगर मेरे को एक बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है, एक बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है, तो उसका ओमेगा तो चेंज हो रहा है, लेकिन वो एक फिक्स रेट से चेंज हो रहा है 2 रेडियन पर सेकंड से। तो ऐसे केस के अंदर में मेरे पास में अल्फा की वैल्यू जीरो हो सकती है अगर आपने ओमेगा को कांस्टेंट मान लिया। तो इसने क्या कहा था कि सर्कुलर मोशन के लिए अल्फा मस्ट बी प्रेजेंट। भाई मे बी प्रेजेंट हम कह सकते हैं, मस्ट बी प्रेजेंट कहना तो बहुत गलत हो जाएगा इसके अंदर में, क्योंकि हमने देख लिया इस केस के अंदर में कि अगर आपका ओमेगा कांस्टेंट है
तो भी बॉडी मेरे पास में सर्कुलर मोशन कर रही है। तो ये स्टेटमेंट आपकी क्या हो गई है, गलत हो गई है। अब दूसरे स्टेटमेंट के ऊपर में आते हैं कि ए मस्ट बी प्रेजेंट, ए मस्ट बी प्रेजेंट। अब देखो यहां पर एक, आपने जब काइनेमेटिक्स में आप लोगों को पढ़ा रहा था तो मैंने आप लोगों के साथ में बात करी थी एक वेक्टर को लेके जो एक्सेलेरेशन वेक्टर था, जिसमें एक वेक्टर मेरे पास में जा रहा था उसके टेंजेंशियल जा रहा था जिसको आपने AT नाम दिया था, और दूसरा था उसके ए रेडियल। दो वेक्टर्स आपने डिफाइन करे थे। एक पर्टिकुलर कोई भी केस के अंदर में मैं बात करूं तो कोई भी एंगल बना रहा है, ये ए मेरे पास में नेट एक्सेलेरेशन आ रहा था। तो यहां पर आपने देखा कि ए टेंजेंशियल जो है, ए टेंजेंशियल है वो रेस्पॉन्सिबल होता है उस ऑब्जेक्ट के अंदर में स्पीड डालने में, और जो ए रेडियल होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है उस ऑब्जेक्ट के अंदर में उसकी डायरेक्शन को चेंज करवाने के लिए। अगर मान लेता हूं मैं कि हमने स्पीड को कांस्टेंट मान लिया है, मैंने कहा कि ये ऑब्जेक्ट जो है वो 2 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है, ऑब्जेक्ट जो है वो 2 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है, तो उसके अंदर में कांस्टेंट स्पीड तो है। लेकिन अगर उसको इस सर्किल के ऊपर में मूव करवाना है तो उसकी डायरेक्शन तो चेंज होना ही होना चाहिए। अगर डायरेक्शन चेंज नहीं होगी तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, वो स्ट्रेट पाथ मूव कर जाएगा, क्योंकि उसके पास में एक्सेलेरेशन है। भाई किसी चीज को घुमाने के लिए रेस्पॉन्सिबल क्या करेगा, उसकी डायरेक्शन को चेंज करवाना पड़ेगा। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि ए आर रेस्पॉन्सिबल है। इसके ऊपर मैं बहुत डिटेल एक्सप्लेन करूंगा मैं कि कैसे ये सारी चीजें आ रही है। अभी सिर्फ एक चीज समझो कि एक सर्कुलर के अंदर में मोशन डालने के लिए कौन चीज रेस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ पर एक एक्सेलेरेशन जो है आपका रेडियल एक्सेलेरेशन है वो रेस्पॉन्सिबल होता है इसके अंदर में एक सर्कुलर मोशन बनाने में। तो जो स्पीड आपने डिफाइन करी है, तो वेलोसिटी जो बनती है वो हमारे पास में दो चीजों से बनती है। एक उसका मैग्नीट्यूड होना चाहिए और दूसरा उसके लिए डायरेक्शन होना चाहिए। हमने मैग्नीट्यूड को इस पर्टिकुलर केस के अंदर में कांस्टेंट मान लिया है, लेकिन डायरेक्शन उसकी क्या कर रही है, चेंज कर रही है। तो अगर फिर भी मैं कहूं तो उसके अंदर में क्या होना चाहिए, ए मस्ट बी प्रेजेंट। अगर ए नहीं होगा यानी कि एक्सेलेरेशन नहीं होगा ऑब्जेक्ट के अंदर में, तो क्या करेगी वो ऑब्जेक्ट, एक सर्कुलर मोशन नहीं कर पाएगी। तो अगर इस केस की बात करें कि ए मस्ट बी प्रेजेंट, तो ये बिल्कुल मेरे लिए क्या रहेगी, एकदम सही स्टेटमेंट रहेगी। तो और ये क्वेश्चन जो है बार बार आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर पूछा गया है कि अल्फा प्रेजेंट होना चाहिए या फिर ए प्रेजेंट होना चाहिए अगर आप लोगों को एक सर्कुलर मोशन करवाना है। ठीक, अभी थोड़ा फील दिलाने के काम करूंगा मैं कि कैसे एक सर्कुलर मोशन के अंदर में आप बहुत अच्छे से फील करें कि क्या कंपोनेंट किस चीज के लिए रेस्पॉन्सिबल है। दो चीजें मैंने बताई, एक टेंजेंशियल बताया था एक्सेलेरेशन, और दूसरा आपको रेडियल बताया। याद हो काइनेमेटिक्स के अंदर में मैंने यहां तक ले जाकर छोड़ दिया था। इसके बाद का मैंने कहा था कि हम इसको बात करेंगे सर्कुलर मोशन के अंदर में, क्योंकि वहां पर उसके एक एक कंपोनेंट के बारे में कि इसकी वैल्यू कितनी होगी मेरे पास में, रेडियल की वैल्यू क्या होगी, टेंजेंशियल की वैल्यू क्या होगी, नेट मेरे पास में एक्सेलेरेशन आएगा उसकी वैल्यू क्या होगी। मैं एंगुलर एक्सेलेरेशन की बात नहीं कर रहा हूं। एंगुलर एक्सेलेरेशन निकल कर आता है, ध्यान से सुनना इस पॉइंट को, एंगुलर एक्सेलेरेशन निकल कर आता है बॉडी जो एक्सेलेरेट कर रही है। दो चीज बोल रहा हूं, एंगुलर एक्सेलेरेशन निकल कर आता है जब बॉडी एक्सेलेरेट कर रही होती है। अब जो एक्सेलेरेटर आपने यहां पर बात करी थी, जो ऑब्जेक्ट के दो कंपोनेंट निकाले, एक AT निकाला और एक AR निकाला, तो इन्हीं में से कोई ना कोई कंपोनेंट रेस्पॉन्सिबल होगा जो उसके अंदर में एंगुलर एक्सेलेरेशन लेकर आएगा। अब वो कंपोनेंट कौन सा है उसको हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है जो आपके कंपिटिटिव एग्जाम के अंदर में पूछे जा सकते हैं। और बच्चों वाले क्वेश्चन है ये कि मेरे पास में थीटा है और मैंने ये प्रोवाइड कर रखा है 3t³ प्लस में 2t² प्लस में t, और आप लोगों से कह रहा हूं कि आप ओमेगा निकालो और दूसरा आप अल्फा निकालो एट टाइम इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर। ये सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आपके पास में ओमेगा आ जाएगा, फिर डबल डिफरेंशिएट करेंगे तो आपके पास में अल्फा की वैल्यू आ जाएंगे। टाइम जो था आपके पास में 2 सेकंड था वो आप रखेंगे और आपके आंसर आप लोगों को मिल जाएंगे। ठीक है, अब एक छोटी सी रिलेशन जो हमने काइनेमेटिक्स के अंदर में रिलेशंस पढ़े थे, देखो इन वेरिएबल्स को देख के घबराना नहीं है। कौन कौन सा वेरिएबल, थीटा, ओमेगा और तीसरा जो आपने अल्फा अभी पढ़ा है। जब भी आप लोगों को घबराहट हो ना इन तीनों वेरिएबल को देख के, तो अपनी आंखें बंद करना और इसको मान लेना x है, इसको मान लेना कि ये v है, और इसको मान लेना कि ये आपके पास में क्या है, एक्सेलेरेशन है। बस इतना सा छोटा सा काम कर देना, आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। सिर्फ फील करने के लिए, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए, इन थीटा ओमेगा अल्फा से ना डरने के लिए। तो जो हमने रिलेशंस पढ़े थे कि जो वेलोसिटी हमारे पास में तीन इक्वेशन आपने पढ़ी थी कि v इज इक्वल टू यू प्लस में AT। अगर मैं यहां पर बात करूं
इस केस के अंदर मैं बात करूँ, ये आपने लीनियर मोशन के अंदर में बात करी थी, तो सर्कुलर मोशन के अंदर में यही चीज क्या बन जाएगी, ये v जो था ये आपका बन जाएगा ओमेगा फाइनल, दैट विल बी इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस ए को हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा लिख सकते हैं, और टी हमारे पास में टाइम पीरियड रहेगा। मैंने ये नहीं कहा कि अल्फा को आप ए लिख सकते हैं, मैं सिर्फ ये आप लोगों को सिखाना चाह रहा हूँ कि अल्फा को आप थोड़ी देर के लिए मान लो कि हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन जो थी उसके अंदर में ए हुआ करता था, यहां पर हम उसको अल्फा से रिप्रेजेंट कर देंगे। बस ये इक्वेशन आप लोगों को इस तरह से याद कर लेंगे। दूसरी इक्वेशन वहां पर हम बात करते थे एस दैट विल बी इक्वल टू यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर, इस तरह की रिलेशन आपने याद करी थी। तो अब दिमाग के अंदर में याद कर लेना, थोड़ा सा याद रख लेना इसको कि एस मेरे पास में क्या है, डिस्प्लेसमेंट। वहां पर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते थे, यहां पर हम उस ऑब्जेक्ट के एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं कि वो कितना ऑब्जेक्ट मूव कर गया, थीटा से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये सेकंड इक्वेशन के अंदर में थीटा आ जाएगा, और यहां से आपके पास में बन जाएगा ओमेगा इनिशियल टी प्लस में हाफ ए की जगह पे हम लिख सकते हैं अल्फा टी स्क्वायर। ये इक्वेशन आप लोग याद कर चुके होंगे और अच्छे से इसको समझ भी चुके होंगे, मैंने उसके साथ में रिलेट किया है सिर्फ। तीसरी इक्वेशन आपने समझी थी कि v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू 2as, ये इक्वेशन ध्यान रखी थी आपने। अब आप यहां पर इसको लिख सकते हैं कि जो v था यानी कि ओमेगा फाइनल, भाई दो देखो थोड़ा सा समझो इसको, मैंने ऑब्जेक्ट को कहा कि वो 100 रेडियन पर सेकंड से मूव कर रही है, और थोड़ी देर के बाद में या कोई फैन था जो 100 रेडियन पर सेकंड से मूव कर रहा था, या मैंने रिवॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिए, तो आपको फॉर्मूला पता है 2 पाई एन डिवाइड बाई 60, तो मैं वहां से उसका ओमेगा भी निकाल सकता हूं। या फिर डायरेक्टली मैंने आपको ओमेगा ये प्रोवाइड कर दिया कि ये कोई फैन था वो इस ओमेगा से मूव कर रहा है, 100 रेडियन पर सेकंड से मूव कर रहा है, तो आप मान लो कि अच्छा ये ओमेगा मूव कर रहा है यानी कि रिवॉल्यूशन जो ले रहा है बॉडी, तो 1 सेकंड के अंदर में 100 रेडियन वो मूव कर गया। तो ये आपके पास में इनिशियल आ गया। मैंने कहा कि थोड़ी देर के बाद में ऑब्जेक्ट जो है वो रुक गया। अब रुक गया तो क्या हो रहा है, उसका जो सर्कल यानी कि जो उसका एंगल लेने की रेट था, जो उसका एंगल चेंज करने का रेट था, वो क्या हो चुका है, जीरो हो चुका है। या इंटरमीडिएट किसी वैल्यू के बारे में पूछ लेगा, किसी टाइम पर पूछ लेगा, तो कुछ ना कुछ कम हो गया या ज्यादा हो गया, तो वो हम मानेंगे उसका क्या है, ओमेगा फाइनल। वी के साथ में कंपेयर नहीं कर रहा। अब ये बाहर वाला सरकमफ्रेंस भूल जाओ, सरकमफ्रेंस पर आऊंगा मैं। जब भी आप इन इक्वेशंस को लगाओगे तो ये देखना है कि ये कैसे चेंज हो रहा है, जो इसके एक्सियल वेक्टर्स हैं वो कैसे चेंज हो रहे हैं। और एक्सियल वेक्टर के अंदर में तीन चीजें ही आती है हमारे पास में, कौन कौन सा, थीटा, ओमेगा और अल्फा। तो मेरा थीटा चेंज हो रहा है यानी कि वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑब्जेक्ट कर रहा है तो उसके अंदर में एक ओमेगा भी आ रहा है। और ओमेगा अगर मेरे पास में आ रहा है, अगर वो कांस्टेंट नहीं है, तो मेरे पास में अल्फा भी आ रहा होगा यानी कि एंगुलर एक्सेलेरेशन भी आ रहा होगा। ठीक। अब जो ओमेगा उसके अंदर में चेंज आ रहा है, तो वहां से हम क्या डिफाइन करते हैं कि ये रेट अगर मेरे पास में जो अल्फा था वो अगर कांस्टेंट रह जाता है, जो केसेस यहां पर हम इक्वेशन बात कर रहे थे, जब हमने इक्वेशन ऑफ मोशन भी पढ़ी थी, तब भी हमने कहा था कि अगर मेरे पास में ए जो है वो एक कांस्टेंट वैल्यू डिफाइन करे, कांस्टेंट एक्सेलेरेशन मेरे पास में कांस्टेंट हो, तो ये तीनों इक्वेशन वहां पर एप्लीकेबल होती है, तीनों इक्वेशंस वहां पर वैलिड होती हैं। अगर ए वेरी कर गया तो समझ लो कि वो इक्वेशन हम लगा नहीं सकते। ठीक इसी तरह से भी अगर यहाँ पर आप लोगों को ये इक्वेशंस लगानी है, तीसरी इक्वेशन क्या बनेगी, यहाँ पर बनेगी आपके पास में ओमेगा फाइनल माइनस में ओमेगा इनिशियल का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 2 अल्फा थीटा। ये इक्वेशन भी केवल और केवल तब वैलिड है हमारे लिए जब आपके पास में ये अल्फा की वैल्यू क्या हो, कांस्टेंट हो। और अल्फा की वैल्यू कांस्टेंट होने का मतलब क्या है, अल्फा की वैल्यू कांस्टेंट होने का मतलब क्या है कि जो आपने ओमेगा डिफाइन किया है उसका रेट ऑफ चेंज क्या हो, कांस्टेंट हो। ओमेगा जो हमारे पास में वो क्या हो, कांस्टेंट हो। तो ये वैल्यू जो अल्फा आएगा वो हमारे लिए क्या आ जाएगा, एक कांस्टेंट वैल्यू निकल कर आ जाएगा। यानी कि वो रेट जो चेंज हो रहा है उसका, वो हमारे पास में क्या रहे, ओमेगा का जो रहेगा वो हमारे पास वैल्यू जो चेंज हो रही होंगी उसकी, तो उसके चेंज होने का रेट मेरे पास में क्या रहे, वो एक कांस्टेंट बना रहे, यानी कि एक पर्टिकुलर इंटरवल पर वो चेंज होता रहे। तो हमारे पास में जो अल्फा की वैल्यू निकल कर आएगी उसको हम बोलेंगे कि क्या है कि कांस्टेंट वैल्यू, और कांस्टेंट वैल्यू के लिए ही हम क्या करेंगे, इसको डिफाइन कर देंगे। यानी कि जो ओमेगा का रेट चेंज हो रहा है वो एक पर्टिकुलर इक्वल वैल्यू के साथ में हो रहा है। जैसे मैंने कहा कि 10 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, यानी हर सेकंड के अंदर में उसका जो एंगल है वो ये कांस्टेंट नहीं, ओमेगा कांस्टेंट नहीं भाई, अल्फा कांस्टेंट। तो ये आएगा 10 रेडियन
एक सेकंड के अंदर में चेंज हो रहा है। तो ये रेट जो है उसके चेंज हो रहे हैं। यानी पहले जो पंखा था आप देखते हैं कि पंखा जो है इनिशियली 0 रेडियन चेंज कर रहा है, फिर थोड़ी देर के बाद में मान लेते हैं 1 सेकंड के बाद में 10 रेडियन उसने चेंज कर दिया उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, फिर उसने 20 कर लिया, फिर 30 कर दिया, फिर 40 कर लिया। तो ये रेट जो चेंज हो रहा है उसका कितने से हो रहा है, 10 से हो रहा है। यहाँ भी 10 हो रहा है, यहाँ भी 10 हो रहा है, यहाँ भी 10 हो रहा है। नो डाउट कि हमारे पास में ओमेगा जो इंक्रीज हो रहा है, यानी कि उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मेरे पास में इंक्रीज हो रहा है, लेकिन जो रेट है उसको चेंज होने का, जो इंक्रीज होने का, वो क्या है, कांस्टेंट है। 10 10 10 हर जगह पे उसका 10 बना हुआ है। तो ये जो अल्फा की वैल्यू है वो कांस्टेंट है, तभी आप इन इक्वेशंस को लगा सकते हैं। ठीक है, चलो कुछ क्वेश्चन इसके अंदर में आप लोग कर सकते हैं, सीट वगैरह प्रोवाइडेड है उसके अंदर में कर सकते हैं, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस हैं। मैं आपको क्वेश्चन दे देता हूँ एक, आप इसको सोल्व कर लेना भाई, बिल्कुल सिंपल है, इक्वेशंस आप लोग को लगानी आनी चाहिए। और भी कहीं किसी भी बुक से देखेंगे तो आप कर लेंगे, ये तो आप अभी तक तैयारी करते भी आ रही हैं इन चीज़ों की। तो मैं कह रहा हूँ कि ये जो पंखा है ये घूम रहा है, जिसका अल्फा आपको प्रोवाइडेड है 5 रेडियन पर सेकेंड स्क्वेयर, और ओमेगा इनिशियल मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ आपको कि 2 रेडियन पर सेकेंड, यानी कि जब मैंने इसको देखा तो ये 2 रेडियन पर सेकेंड, यानी उसके एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो था वो 2 रेडियन पर सेकेंड का था। तो मैं पूछना चाह रहा हूँ कि ये पॉइंट मेरे पास में ए है, तो ये पॉइंट ए 3 सेकेंड के बाद में, 3 सेकेंड के बाद में क्या स्पीड होगी इसकी, इसकी स्पीड आप लोग को बतानी है, इस पॉइंट की स्पीड आपको बतानी है। कैसे करेंगे सोल आप लोग, भाई आपको एक रिलेशन पता है कि v ओमेगा दैट इज इक्वल टू v बाई आर होता है, और r मेरे को चाहिए क्या, स्पीड पूछी ना उसने, एंगुलर स्पीड नहीं पूछी है, वो स्पीड पूछ रहा है। स्पीड का पूछने का मतलब है कि ये पॉइंट तो भाई उसके सर्कमफ्रेंस पे चलेगा। देखो जब भी कोई ऑब्जेक्ट का सर्कमफ्रेंस से रिलेटेड बात करता हूं मैं, तो मेरे लिए लीनियर कंपोनेंट्स आ जाते हैं, जो कि x हुआ, v हुआ, या a हुआ। और जब मैं उसके एंगल पर बात करता हूं, यानी कि यहां पर उसके सेंटर को लेकर बात करता हूं, तो मेरे पास में 3 कंपोनेंट आ जाते हैं, थीटा, ओमेगा और अल्फा। तो अब देखो कि ये बात क्या कर रहा है, ये इस पॉइंट की बात कर रहा है, तो ये क्या करेगा, कुछ इस तरह से घूम रहा होगा ये पॉइंट। तो ये इसके सर्कमफ्रेंस की बात कर रहा है। कभी भी आपको डाउट लगे तो अपना इस तरह का सर्कल बना लो, लगे आपको कि हाँ ये इसके सर्कल पे बात करेगा, तो सारे कंपोनेंट्स ये वाले यूज करने हैं आपको, लीनियर वाले। और इनका यूज करते हुए मुझे ये वैल्यूज फाइंड करनी है, और इनके रिलेशन आप लोग को बहुत अच्छे से पता भी है कि ओमेगा का रिलेशन वी और आर के साथ में होता है ये। अच्छा, ये जो डिस्टेंस है ये मेरे पास में जो सेंटर से है ये 2 मीटर गिवन थी, जीरो से मतलब उसके ओरिजिन से लेकर और ए पॉइंट की डिस्टेंस है वो 2 है, यानी कि आर उसका मेरे पास में 2 गिवन है। तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं वी दैट विल बी इक्वल टू ओमेगा आर। अगर ये ओमेगा मुझे पता लग जाए कितनी देर के बाद में, 3 सेकंड के बाद में, 3 सेकंड के बाद में ओमेगा की क्या वैल्यू होगी, आर मेरे पास में गिवन है, क्या मैं लगा नहीं सकता इस इक्वेशन को, बिल्कुल लगा सकते हैं। देखो इसको, तो यहाँ से मेरे को क्या रिलेशन, कौन सा इक्वेशन यहाँ पर यूज करना चाहिए, अल्फा गिवन है, ओमेगा गिवन है, और जो मेरे पास वैल्यू जो है फाइनल निकालनी है, तो हम क्या यूज करें, टाइम गिवन है। तो आप लोग यूज कर सकते हैं ओमेगा फाइनल दैट इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस में अल्फा टी। तो ओमेगा फाइनल की वैल्यू कितनी आएगी ये हमें कैलकुलेट करनी है। ओमेगा इनिशियल की वैल्यू आपके पास में गिवन है 2, प्लस में अल्फा की वैल्यू है 5, और टी की वैल्यू है 3। तो यहाँ से आएगा 5 से 15 और 2 17, 17 रेडियन मेरे पास में आ गया, रेडियन पर सेकेंड। अब ये यहाँ से आपने कैलकुलेट कर दिया, तो v की वैल्यू क्या निकाल नहीं सकते, 17 ये हो गया और 2 ये हो गया, तो आपके पास में आएगा 34 मीटर पर सेकेंड। तो ये उस ऑब्जेक्ट की क्या रहेगी, स्पीड रहेगी। कौन सी स्पीड, लीनियर स्पीड। इस वर्ड पर स्पीड की या वेलोसिटी जो भी आप डिफाइन करना चाहें आप कर सकते हैं। अगर डायरेक्शन को भी डिफाइन करेंगे तो डायरेक्शन तो यहाँ पर क्या रहेगी, उसकी टुवर्ड्स द सेंटर लगेगी। क्यों लग रही है, किस कंपोनेंट की वजह से लग रही है, हम अभी डिस्कस करने वाले उसी चीज को। अब मैं इसके अंदर में आरपीएम दे दूं तो भी आप लोग इजीली कर पाएंगे। इसी क्वेश्चन को मैं बोल देता कि ये पंखा जो है वो 100 आरपीएम के साथ में मूव कर रहा है, तो बताओ उसके अंदर में जो v है उस ऑब्जेक्ट की वो क्या रहेगी आफ्टर 3 सेकेंड। तो क्या आपको इसको कन्वर्ट करना नहीं आता, आप डायरेक्टली फॉर्मूला लगाएंगे 2 पाई n डिवाइडेड बाई 60, और यहाँ से आप कैलकुलेट कर लेंगे। तो जो चीजें आपने काइनेमेटिक्स के अंदर में करी थी सेम चीजें यहाँ पर होती हैं। बस जो घबराने की जो घबरा जाते हैं आप लोग, वो सिर्फ इन इक्वेशंस को देख के घबरा जाते हैं कि ये ओमेगा क्या है, अल्फा क्या है, थीटा क्या है, ओमेगा क्या है। तो मैंने आपको सिंपल सा इसका फंडा बताया है कि आप अपनी इन इक्वेशन के साथ में इनको कंपेयर करो। जहां पर भी आपका v दिखता है यानी कि फाइनल वेलोसिटी दिखती है, तो आप यहां पर मान लो अच्छा ऑब्जेक्ट जो है कितने रिवॉल्यूशन पर सेकंड ले रहा है जब मैं फाइनली उसको ऑब्जर्व कर रहा हूं। ये हुआ करता था कि ऑब्जेक्ट
किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है जब मैं फाइनली उसको ऑब्जर्व कर रहा हूं, और यहां पर क्या है, वो कितना अपना एंगल चेंज कर रहा है जब मैं उसको ऑब्जर्व कर रहा हूं। बस ये छोटा सा पॉइंट आप अपने दिमाग के अंदर में सेट कर लेंगे, तो कभी भी सर्कुलर मोशन का यानी काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर का कोई भी क्वेश्चन आपका गलत है नहीं होगा। सिर्फ अप्रोच आपको पता होने चाहिए कि हमें एक रिलेशन पता है थीटा के बीच में, और इनके बीच में क्या होता है, ये आर्क लेंथ होती है डिवाइडेड बाय जो हमारे पास में आर होता है, रेडियस होता है। दूसरा आपको पता है कि ओमेगा होता है, इसके बीच में रिलेशन होती है कि परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी डिवाइड बाय आर। ये रिलेशन आपने सीखा। अब तीसरा जो रिलेशन है जो सेट मुझे करना है अल्फा के बीच में और ए के बीच में, वो बड़ी कहानी है, और ये फील दिलाना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि पूरा जो मोशन है सर्कुलर मोशन वो इस अल्फा के ऊपर में और इस ए के ऊपर में डिपेंड करता है, यानी कि कैसे वो उसको एक सर्कल के अंदर में घुमा रहा है, वो चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो ये तीन रिलेशन आपको कैसे कैलकुलेट करते हैं वो पता होनी चाहिए, और वहां से आपको कैलकुलेशन से आनी चाहिए, चाहे कुछ भी पूछे कैसे भी पूछे, आपको जो क्वेश्चन है वो सोल्व करना आना चाहिए। चलिए अब बात करता हूं मैं एक एक्सेलेशन को लेके, एक्सेलेशन को, डिस्कशन ऑन एक्सेलेशन, ये हेडिंग डाल देंगे। थोड़ा सा इसके अंदर मैथमेटिकल चलूंगा मैं। मैथमेटिकल इसलिए चलना पड़ेगा क्योंकि एक फील दिलानी है आपको एक सर्कुलर मोशन के अंदर में क्या चीजें होती हैं, कैसे घटती हैं, जिसके कारण ऑब्जेक्ट चलती है। कोई भी एग्जाम के अंदर में यहाँ से नहीं पूछेगा आप लोगों से, सिर्फ जो फाइनल रिजल्ट्स होंगे उन फाइनल रिजल्ट को आपको फील करना है, और वो फीलिंग तभी आ सकती है जब अभी जो 5-7 मिनट का जो डिस्कशन होगा वो आप समझ पाए। तो पेन ड्रॉप कर दो और सुनने की कोशिश करो। अब हमने कहा कि जो एक्सेलेशन है जिसको आपने एक नाम दिया है अल्फा, और दूसरा जो हमारे पास में ये एंगुलर एक्सेलेशन, इसके अंदर में हम एंगुलर एक्सेलेशन और जो एक्सेलेशन होता है उन दोनों के साथ में हम लिंक अप करने की कोशिश करेंगे। तो मैं खाली इसको अगर ये लिख देता हूँ कि इसको भी मैं खाली एक्सेलेशन लिख देता हूँ, खाली एक्सेलेशन लिखता हूँ, और वहां से मैं उसका जो अल्फा है उसको फाइंड आउट करूंगा। तो ये केवल और केवल डिस्कशन मेरे लिए ए का है, जो ए यानी कि लीनियर एक्सेलेशन एक सर्कुलर मोशन के अंदर में कैसे काम करेगा। तो ये एक्सेलेशन के अंदर में आपने सीखा कि सर्कुलर मोशन के अंदर में, सर्कुलर मोशन के अंदर में ओमेगा जो है वो हमारे पास में कांस्टेंट भी हो सकता है या फिर वो वेरिएबल भी हो सकता है। अगर कांस्टेंट है तो वहां से आपने कहानी को सीखा कि अल्फा की वैल्यू क्या हो सकती है, जीरो हो सकती है। और अगर वो जो मेरे पास में ओमेगा है वो कांस्टेंट नहीं है, तो अल्फा की कोई ना कोई वैल्यू होगी, यानी कि नॉट इक्वल टू जीरो होगा। ठीक है भाई। अब हमें जो यहाँ पर बात करनी है, क्योंकि कांस्टेंट वाला केस तो हमने ऑलरेडी देख लिया कि कैसे हम उन इक्वेशंस को फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे उनके वैल्यूज को जो आंसर है कैलकुलेट कर सकते हैं हम। अब जो हमारा डिस्कशन पॉइंट ऑफ डिस्कशन रहेगा वो रहेगा कि अगर ओमेगा वेरिएबल आ जाए, यानी कि ओमेगा जो वेरिएबल वैल्यू आ रही है, तो उसका एक्सेलेशन यानी कि अल्फा जो है वो जीरो नहीं होगा, और अल्फा जीरो नहीं होगा तो मुझे उसके कंपोनेंट्स को फाइंड आउट करना आना चाहिए। जैसा आपने देखा कि हमारे पास में एक सर्कुलर मोशन है, एक सर्कुलर मोशन में मान लेता हूं, और ये पॉइंट हमने मान लिया कि 0 0 ओरिजिन हमने डिफाइन कर दिया। फील करना है, सिर्फ लिखना विखना कुछ नहीं इसके अंदर में, सिर्फ फील करते चलो कि ऑब्जेक्ट के साथ में हो क्या रहा है। तो यहां पर मैंने डिफाइन किया कि ये इसकी ओरिजिनल पोजीशन थी इनिशियली, थोड़ी देर के बाद में इसका पोजीशन चेंज हुआ और ऑब्जेक्ट पहुंच गया यहां पर, और ये जो एंगल चेंज हुआ इसका, ये थीटा चेंज हो गया। ठीक। अगर मैं इसको बात करूं तो इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर में एक यूनिट वेक्टर आएगा उसकी वेलोसिटी का, यानी कि ये हमने एक यूनिट वेक्टर ई टी डिफाइन कर दिया कैप। इस पॉइंट के ऊपर में हमने एक वेलोसिटी दे रखी थी ऑब्जेक्ट को, जो कि उसकी स्पीड थी, दैट इज इक्वल टू कोई भी वैल्यू है जो कि क्या कर रही है, चेंज कर रही है। अगर ये चेंज करेगी, यानी कि वेरिएबल अगर ओमेगा आ रहा है, तो कंफर्म है कि वी को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, तभी उसके अंदर में ओमेगा वेरिएबल आएगा, और ओमेगा वेरिएबल आएगा तो वहां पर क्या आ जाएगा, अल्फा डिफाइन हो जाएगा। क्योंकि जो रिलेशन है ओमेगा की वो हमारे पास में v डिवाइड बाई आर है, v चेंज होगा तो ओमेगा चेंज होगा, और ओमेगा चेंज होने से उसके अंदर में अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, नॉट इक्वल टू जीरो आएगा। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर में जो ऑब्जेक्ट था उसका टेंजेंशियल वेक्टर इस डायरेक्शन में रहेगा, और दूसरा मैं उसके रेडियल कंपोनेंट की बात करूं तो रेडियल कंपोनेंट कुछ ऐसा रहेगा कि ये इसको इस डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश करेगा, और यहाँ पे मैंने इसका यूनिट वेक्टर डिफाइन कर दिया, दिस इज ए आर। जो आप सेंट्रीपिटल वगैरह पढ़ते हैं ना भाई, वो यहीं से कहानी आएंगी, सारी की सारी कहानी यहीं से आ जाएगी आप लोग के लिए, बस थोड़ा सा इंतजार करते हुए सुनते चलो। तो ये जो पॉइंट होगा
अगर थीटा इसने मूव किया है तो सिर्फ एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, तो इसका कंपोनेंट अगर ये रेडियस आर है तो ये इसके कोऑर्डिनेट्स रहते हैं आर कोस थीटा, मैथमेटिक्स है, प्योर मैथमेटिक्स। और दूसरा इसका आर साइन थीटा। कहाँ से आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, इतना दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ समझते चलो। ये आर कोस थीटा और आर साइन थीटा इस पॉइंट के जो पी पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स हैं। अगर ये कोऑर्डिनेट हैं तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं, तो मैंने इसके अंदर में आप लोग देखेंगे कि जो कंपोनेंट ई आर है और दूसरा कंपोनेंट ईटी है। तो ईटी कंपोनेंट जो है, यानी कि जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है इस वेलोसिटी का या बॉडी जो मूव कर रही है उसका, तो वो ईटी कंपोनेंट रेस्पॉन्सिबल है उसकी मैग्नीट्यूड को चेंज करवाने के लिए। जो टेंजेंशियल वेक्टर है वो उसकी मैग्नीट्यूड को चेंज करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और ई आर वेक्टर जो है वो उसकी डायरेक्शन को चेंज करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इन दोनों पॉइंट्स को नोट कर लेंगे, क्योंकि दोबारा से मैं इन पॉइंट्स पर आऊंगा भी जब ये पूरा थ्रू आउट द मैं जो करने वाला हूँ, इसकी आर एन डी करने वाला हूँ, जितनी भी रिसर्च हम इसके ऊपर में करेंगे। तो यहाँ से मैं अगर इसके कंपोनेंट्स को लिखूँ तो दो कंपोनेंट मुझे मिलते हैं, एक ई टी मिलता है यानी कि यूनिट वेक्टर, और दूसरा ई आर उसका यूनिट वेक्टर मुझे मिल रहा है। अगर आप लोग देखें कि ये जो कंपोनेंट है अगर मैं इसको सेपरेटली एक विंडो के अंदर में बनाना चाहूं, तो आप इसको फील कर सकते हैं कि कुछ इस तरह की कहानी चल रही है कि ये वेक्टर, एक वेक्टर आप लोग के पास में इस डायरेक्शन में है, एक वेक्टर आपने डिफाइन किया ये वाला, और दूसरा जो वेक्टर है वो है हमारे पास में उसके परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में। तो ये आपका ई आर है यूनिट वेक्टर, और ये जो वाला वेक्टर है ये आपने ई टी डिफाइन किया। ये जो वेक्टर्स हैं दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। मैंने उस विंडो को सेपरेट किया है, यहाँ पर मैंने उसका ओरिजिन मान लिया, और ओरिजिन मानकर मैंने उसको क्या किया, दोनों को एक सेपरेट विंडो के अंदर में बना लिया। ठीक है। अगर ये एंगल थीटा इसके साथ में चल रहा है तो आप इस ई आर यूनिट वेक्टर को कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। अगर आपने थोड़ा बहुत वेक्टर पढ़ा है तो इस ई आर वेक्टर को आप लोग लिख सकते हैं ई आर कैन बी रिटन एज कोस थीटा यूनिट वेक्टर यानी कि उसका एक मैग्नीट्यूड होगा, और एक मैग्नीट्यूड को हम लिखते हैं, ये एक आ गया तो यहाँ पर वन, क्योंकि यूनिट का मतलब ये होगा ना, एक इसका मैग्नीट्यूड है, और इस डायरेक्शन में उसका कंपोनेंट आएगा वन इंटू में कोस थीटा, वही लिखा मैंने। दूसरा आप लोग इसको लिख सकते हैं साइन थीटा जे कैप, इस कंपोनेंट का इस तरफ में रिजोल्यूशन साइन थीटा जे कैप। ठीक है भाई। उसी तरह से जो दूसरा मेरे पास में कंपोनेंट है यानी कि ई टेंजेंशियल जो है उसका कंपोनेंट आप लिखना चाहें तो यहां से आप लिख सकते हैं माइनस ऑफ साइन थीटा आई कैप प्लस कोस थीटा जे कैप। इसके अंदर में आप लोग नोट करेंगे तो ये एंगल जो है वो 90 माइनस में थीटा हो जाएगा। 90 माइनस थीटा होने से यहाँ पर आप लोग इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो इस वैल्यूज को पुट करेंगे तो यहाँ से आपके पास में माइनस साइन थीटा और दूसरा कोस थीटा आ जाएगा। ये दो वेक्टर्स आएंगे इसके अंदर में, यूनिट वेक्टर जो हैं इनको मैंने इनकी फॉर्म जो थी उसके अंदर में नोट कर लिया, जो उसके कोऑर्डिनेट्स थे उनके बेसिस पे मैंने डिफाइन कर दिया। तो जो मैं फील यहाँ पर दिलाना चाह रहा हूँ वो मैं ये दिखाना चाहूंगा आप लोगों को कि ये जो कंपोनेंट है ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, कौन उनकी डायरेक्शन को डिफाइन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, कौन उसके मैग्नीट्यूड को चेंज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है भाई। अब आप इस पॉइंट का जो आपने पॉइंट डिफाइन किया था ये वाला, क्या आप इसके कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं? अगर मैं इसकी पोजीशन को डिफाइन करूं तो पोजीशन कुछ इसकी ये रहेगी, आर वेक्टर दैट कैन बी गिवन एज आर कोस थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा जे कैप। अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट आ सकता है। ये पीछे वाली कहानी तो आप लोगों को सिर्फ ये था कि भाई ये कंपोनेंट है तो कंपोनेंट मुझे इस वेक्टर के कंपोनेंट लेने आने चाहिए दोनों साइड के अंदर में परपेंडिकुलर, क्योंकि एंगल बना रहा है और एंगल जहां पर भी आ जाते हैं तो मेरा सीधा सीधा मतलब है कि हमें उसके कंपोनेंट्स लेने आने चाहिए, और कंपोनेंट लेने आ गए तो समझ लो आपके फिजिक्स जो है वो आधी से ज्यादा क्लियर होती चली जाएगी। तो यहाँ से आपने इसके कंपोनेंट, अब पोजिशन वेक्टर लिया। पोजिशन वेक्टर का मतलब है कि ओरिजिन से इस पॉइंट की दूरी कितनी है, ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू लिया आपने इसकी दूरी कितनी है वो पोजीशन वेक्टर डिफाइन करता है। तो हमने दिया कि ये आर कोस थीटा आई प्लस में आर साइन थीटा जे डायरेक्शन में, इसको हम डिफाइन कर सकते हैं इजीली। ठीक है भाई। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर देता हूं, वेलोसिटी मुझे चाहिए, तो वेलोसिटी करने के लिए जो पोजीशन वेक्टर होता है उसको आप क्या करते हैं, डिफरेंशिएट कर देते हैं, डी आर बाई डी टी कर देते हैं। तो यहां से आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा आपके पास में माइनस आर कोस थीटा, एक मिनट, माइनस आर कोस का करेंगे तो आप आएगा आपके पास में साइन थीटा, और थीटा का करेंगे क्योंकि थीटा जो हमारे पास में वेरिएबल है इसके अंदर में डी टी हो गया, और ये आ गया हमारे पास में आई। दूसरे को करेंगे, इस वाले को डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ से आपके पास में वैल्यू मिलेगी आर साइन थीटा का करेंगे तो कोस थीटा, और थीटा जो मेरे पास में वेरिएबल है दिस इज डी थीटा डिवाइडेड बाई टी, और यहाँ से आप लगा सकते हैं इसके ऊपर में जे कैप। ठीक है भाई। ये तो आपके पास में आ गई वेलोसिटी, लेकिन क्या मेरा काम जो है वेलोसिटी निकालने से है?
अगर वेलोसिटी निकालने से नहीं है तो हम इसको डायरेक्टली इसके अंदर में पुट डाउन कर सकते हैं जो वैल्यूज हैं। तो यहाँ पर आप पुट कर सकते हैं आर, और डी थीटा डिवाइड बाई डी टी को आप क्या लिखते हैं, ओमेगा लिखते हैं। इसके अंदर में भी क्या लिखते हैं, ओमेगा लिखते हैं। जो एंगल चेंज कर रहा है उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का, उसको आप क्या लिखते हैं, उसका ओमेगा यानी कि एंगुलर वेलोसिटी लिखते हैं उसकी। तो इसको मैं ओमेगा रिप्रेजेंट कर दूं, दोनों केसेस के अंदर में है। तो माइनस आर ओमेगा मैं कॉमन निकाल लूं, तो अंदर क्या बचेगा, माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कोस थीटा जे कैप। ये क्या थी, ये इसकी वेलोसिटी है। अब समझने की कोशिश करना है इसको, कि जो हमने वेक्टर यहां पर डिफाइन किया इसका, ये v मेरे पास में आया है। पॉइंट नोट करना भाई इसका, कि v जो मेरे पास में आया है उसका मैग्नीट्यूड मेरे पास में माइनस आर ओमेगा है। उसका मैग्नीट्यूड आर ओमेगा है, और किस डायरेक्शन में है वो, माइनस साइन थीटा प्लस में कोस थीटा जे में। भाई ये पीछे वाला उसका यूनिट वेक्टर बताता है, यानी उसकी डायरेक्शन बताता है, और ये वाला उसका मैग्नीट्यूड बताता है। तो मैग्नीट्यूड ये है और ये उसकी डायरेक्शन है। तो एक सर्किल के अंदर में कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रही है, एक सर्किल के अंदर में कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रही है, तो हमने कहा था कि ये वेलोसिटी, एक तो उसके अंदर में वेलोसिटी होगी और एक उसके अंदर में डायरेक्शन होगी। तो ये वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो यहाँ आपने निकाला है, जो वेलोसिटी आई है मेरे पास में, उसका मैग्नीट्यूड इस डायरेक्शन में है। और ये डायरेक्शन कौन से कंपोनेंट को, कौन से यूनिट वेक्टर को डिफाइन करती है। तो ऊपर वाले में देखो कि माइनस साइन थीटा कोस थीटा, यानी उसके टेंजेंशियल वेक्टर को डिफाइन करती है। तो भाई जो आपकी वेलोसिटी का कंपोनेंट आता है वो हमेशा उसका टेंजेंशियल कंपोनेंट होता है। जो आप, मैं पहले भी बना रहा था इसका वेलोसिटी वाले कंपोनेंट को, सॉरी उसके स्पीड वाले, क्योंकि यहां से जो मेरे पास में आएगी वो आएगी आपके पास में स्पीड। उसका मैग्नीट्यूड जो आप बात करेंगे तो वो आएगा आपके पास में स्पीड वाला। तो ये जो आपने वेलोसिटी दिखाई है या स्पीड दिखाई है, उसकी डायरेक्शन कहां पर है, टेंजेंशियल डायरेक्शन में। तो जो हम पहले पढ़ते हुए आ रहे थे और जो अभी हमने सीखा, उसमें हमें समझ में आता है कि वेलोसिटी का कंपोनेंट जो है जिसकी वैल्यू माइनस आर ओमेगा रहेगी, वो उसके टेंजेंशियल चलेगा। ठीक है भाई। अगर हम इसके एक्सेलेरेशन को बात करूं, तो मैं जो वेलोसिटी मेरे पास में आई है, क्या मैं इसी को डबल डिफरेंशिएट कर दूं। तो वेलोसिटी को आप डबल डिफरेंशिएट करेंगे तो आपके पास में कुछ वैल्यूज आएंगी, और वो वैल्यूज क्या रहेंगी, डी वी डिवाइडेड बाई, इसको दोबारा से करें, एक्सेलेरेशन दैट विल बी इक्वल टू डी वी डिवाइडेड बाई डी टी। और v की वैल्यू जो आपने अभी पिछले केस के अंदर में डिफाइन करी थी, ये वाला, उसी को मैं क्या कर देता हूँ, डबल डिफरेंशिएट कर देता हूँ। मैं सिंपल इसको कर देता हूँ, आप लोग इसको करके देख लेना। तो यहां से जो वैल्यू आएगी आपके पास में, माइनस आर ओमेगा स्क्वेयर माइनस, अच्छा इसके अंदर में कहीं गड़बड़ हुई है क्या, माइनस आर ओमेगा, अच्छा ये भाई इसके अंदर में चेंज करना थोड़ा सा। ये माइनस आर ओमेगा नहीं आएगा, ये खाली आर ओमेगा आएगा, क्योंकि माइनस जो हमने यहीं पर इसके साथ में लगा दिया है। तो माइनस नहीं आएगा, खाली इसका मैग्नीट्यूड की वैल्यू क्या आएगी, आर ओमेगा आ जाएगी। और ये उसकी टेंजेंशियल डायरेक्शन के बारे में बात करेगा। अच्छा ये जो दूसरा आएगा वैल्यू इसके अंदर में, माइनस आर ओमेगा स्क्वायर, और अंदर जब आप पुट डाउन करेंगे सारी वैल्यूज को कैलकुलेट करके थीटा के रिस्पेक्ट में उसको इंटीग्रेट डिफरेंशिएट करके, तो ये आएगी कोस थीटा आई कैप प्लस में साइन थीटा जे कैप। तो ये वैल्यूज आपको मिलेंगी। तो यहां से हमें समझ में आएगा कि अच्छा ये जो आपने आर ओमेगा स्क्वायर यहां पर डिफाइन किया है, और ये आर ओमेगा स्क्वायर जो आपने इसके अंदर में डिफाइन किया, दूसरा इसके अंदर में यूनिट वेक्टर आ गया। ठीक है, क्योंकि ओमेगा जो था इस केस के अंदर में वेरिएबल है मेरे पास में, तो वेरिएबल होने की वजह से हम क्या करेंगे, ओमेगा के रिस्पेक्ट में भी हम करते हैं इसको इंटीग्रेट। तो दूसरा कंपोनेंट इसी के साथ में जो एक्सेलेरेशन का निकल कर आएगा, वो रहेगा आर एल्फा माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कोस थीटा जे कैप। तो ये वैल्यूज इसके अंदर में आएंगे, यानी कि पूरे एक्सेलेरेशन को, पूरा जो v था आपके पास में, ये v जो निकल के आया, क्योंकि ओमेगा भी हमारे पास में क्या है, वेरिएबल हमने मान के चले, तो इसके रिस्पेक्ट में भी हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। भाई अभी जो मैं आपको समझाया है उसमें मैं सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूं कि जो आपके पास में सर्कुलर मोशन है, तो सर्कुलर मोशन के अंदर में दो चीजें मिलेंगी। एक तो आपको मिलेगा उसकी वेलोसिटी वाला वेक्टर, और दूसरा मिलेगा उसके अंदर में एक्सेलेरेशन। तो कौन सा एक्सेलेरेशन रेस्पॉन्सिबल है उसकी डायरेक्शन को चेंज करवाने के लिए, और कौन सा कंपोनेंट की वैल्यू रेस्पॉन्सिबल है उसके मैग्नीट्यूड को चेंज करवाने के लिए, मैग्नीट्यूड मतलब उसकी स्पीड को चेंज करवाने के लिए। तो ये पूरी कैलकुलेशन उसी चीज को निकालने के लिए है। ठीक है, तो ये जो आएगा आपके पास में कोस थीटा आई साइन थीटा जे, ये कौन से के लिए रेस्पॉन्सिबल है, ये उसके रेडियल कंपोनेंट को चेंज करवा रहा है। यानी कि ये वैल्यू जो है वो कहीं ना कहीं उसके रेडियल साइड में आएगी।
ये रेडियल में आएगी। और ये जो वैल्यू आ रही है आपके पास में एक्सेलेरेशन की, तो आप देख पा रहे हैं कि माइनस साइन थीटा कोस थीटा आ रहा है। तो माइनस थीटा साइन थीटा प्लस में कोस थीटा किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? उसके टेंजेंशियल साइड में। तो ये आपके पास में कंपोनेंट आएगा टेंजेंशियल। अच्छा जी, अभी आपने थोड़ी देर पहले बात करी कि जो टेंजेंशियल कंपोनेंट होता है वो तो उसका स्पीड होता है, वो तो उसकी स्पीड होती है। और स्पीड की डायरेक्शन में कौन सा कंपोनेंट एक्सेलेरेशन का रिस्पॉन्सिबल है चेंज करवाने के लिए? जब आप लीनियर पढ़ रहे थे, फील लो भाई इस चीज की, जब तक फील नहीं लोगे ना सर्कुलर की, नहीं आएगा। जब आप लीनियर मोशन पढ़ रहे थे, तो लीनियर मोशन में मैंने कहा कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जीरो है। थोड़ी देर के बाद में उसकी वेलोसिटी मान लेते हैं कि 5 मीटर पर सेकंड हो गई है। तो जो ऑब्जेक्ट था वो इस डायरेक्शन में उसकी स्पीड चेंज हो रही है, तो हमने कहा कि बॉडी ने क्या किया है? एक्सलेट किया है, यानी कि उसने किया, अगर मैं एक सेकंड की बात करूं तो एक सेकंड में उसने 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर उसके अंदर में एक्सेलेरेशन आ गया। तो बॉडी का उस डायरेक्शन के अंदर में चेंज हो रहा है, जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रही है उसी डायरेक्शन में उसकी क्या हो रही है? वेलोसिटी चेंज हो रही है। अब हर पॉइंट के ऊपर में मेरा जो स्पीड है वो हर पॉइंट के ऊपर में क्या है? उसका टेंजेंशियल है। इस पॉइंट पे देखूं मैं, चाहे इस पॉइंट पर देखूं, हर पॉइंट के ऊपर में जो टेंजेंशियल वैल्यू होगी, अगर मैं उसकी टेंजेंशियल वैल्यू बात करूं, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे बात करूं, तो जिसके अंदर में आपने कहा कि ये कंपोनेंट जो आपने डिफाइन किया था, ये कंपोनेंट है उसके टेंजेंशियल डायरेक्शन के अंदर में, यानी कि ई टी यूनिट वेक्टर है, उस डायरेक्शन में उसका वेलोसिटी चलता रहेगा हमेशा उसके यूनिट वेक्टर के अंदर में। यानी कि टेंजेंशियल किसी भी पॉइंट पर ले लोगे तो उसकी वेलोसिटी यानी उसकी स्पीड डिफाइन हो जाएगी, उसका मैग्नीट्यूड आप डिफाइन कर दोगे। तो ये स्पीड उसके अंदर में आ गई है यहां से आपके पास में हर पॉइंट के ऊपर में। अब ये स्पीड जो है वो चेंज करवाने के लिए कौन सा कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए? बस जिस डायरेक्शन में आपने एक्सेलेरेशन लगाया है उसी डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है, मतलब जो वेलोसिटी है उसी डायरेक्शन में आप एक्सेलेरेट करेंगे, एक्सेलेरेशन देंगे बॉडी के अंदर में, फोर्स वगैरह जो एक्सटर्नल सोर्सेज के थ्रू लगाएंगे तभी तो मूव करेगी। तो ये बॉडी के अंदर में एक्सेलेरेशन आ रहा है जब उसकी डायरेक्शन, उस पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर में आपने फोर्स लगाया, तो एक्सेलेरेशन हो गया। अब ये ऑब्जेक्ट जो है इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, इस पॉइंट पर वेलोसिटी चेंज, इस पॉइंट पर वेलोसिटी चेंज, मैं सॉरी उसकी मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, खाली स्पीड की। डायरेक्शन की तो अभी कहानी यहाँ पर आएगी थोड़ी देर के बाद में, ये टेंजेंशियल वाला कंपोनेंट आएगा। तो ये क्या कर रहा है उसके ऊपर में, हर पॉइंट के पर उसकी वेलोसिटी स्पीड को चेंज कर रहा है, उसके मैग्नीट्यूड को चेंज कर रहा है। अब मैग्नीट्यूड को चेंज कर रहा है तो मैग्नीट्यूड अपने आप तो चेंज नहीं होगा, तो मैग्नीट्यूड को चेंज करवाने के लिए कौन चीज रेस्पॉन्सिबल होगी? एक एक्सेलेरेशन रेस्पॉन्सिबल होगा। और जो एक्सेलेरेशन उस स्पीड के डायरेक्शन में होगा वही उसके मैग्नीट्यूड के अंदर में चेंज लाने के लिए रेस्पॉन्सिबल भी होगा। तो यहां पर टेंजेंशियल डायरेक्शन में मेरे पास में स्पीड है, और टेंजेंशियल डायरेक्शन में ही अगर हमने एक्सेलेरेशन लगा दिया तो स्पीड का मैग्नीट्यूड ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? चेंज होना शुरू हो जाएगा। और अगर यहां पर मैग्नीट्यूड उसका चेंज होना शुरू हो गया है तो हम ये कह सकते हैं कि जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है, सॉरी जो उसका मेरे पास में टेंजेंशियल कंपोनेंट है, वो उसके अंदर में मैग्नीट्यूड को चेंज करवाने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। अभी देखो पीछे मैंने क्या कहा था कि इन चीजों को ध्यान रखना कि जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है वो उसके मैग्नीट्यूड को चेंज करवाता है, जो हमने काइनेमेटिक्स के अंदर में चीजों को रटा था थोड़ा बहुत उसके अंदर में, मैंने आप लोगों को पहले ही ब्रीफ कर दिया था, क्योंकि मुझे मैं पहले भी बता चुका हूँ कि हर टॉपिक का कहीं ना कहीं मैं इंटरलिंक जरूर करूंगा। तो आप थ्रू आउट नोट्स का रिवीजन जरूर करते रहें। काइनेमेटिक्स के अंदर में मैंने सिर्फ इसका एक ट्रेलर दिखाया था आप लोगों को, आज मैं उसके ऊपर मैं पूरी डिटेल एक्सप्लेन कर रहा हूँ। क्योंकि ये अगर समझ में नहीं आया ना आज वाली कहानी, तो आपका रोटेशनल मोशन खराब हो जाएगा, पूरा रोटेशनल मोशन खराब हो जाएगा। आप समझ नहीं पाएंगे कि कहाँ से एक्सेलेरेशन किस चीज़ के लिए आ रहा है, कैसे हमने ईटी को डिफाइन किया, कैसे हमारे पास में ईआर को हमने डिफाइन कर दिया। तो ये जो वैल्यू आई आपके पास में, तो आपको अभी समझ में आ गया, क्रिस्टल क्लियरिटी आ गई होगी कि चेंज आ रहा है, यानी कि उसके अंदर में एक एक्सेलेरेशन आ रहा होगा, और एक्सेलेरेशन का कौन सा कंपोनेंट? उसका टेंजेंशियल कंपोनेंट आएगा। और टेंजेंशियल कंपोनेंट किस चीज के लिए रेस्पॉन्सिबल है? उसके मैग्नीट्यूड को चेंज करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। अगर मैग्नीट्यूड को चेंज करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है, तो अब बताओ मेरे को कि एक ऑब्जेक्ट का अगर सर्कुलर मोशन कर रही है तो उसके लिए एंगुलर एक्सेलेरेशन क्या होगा? क्या देख के बता सकते हैं आप मेरे को? तो यहां से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि जो ए टेंजेंशियल कंपोनेंट है, दिस इज इक्वल टू आर एल्फा। आर एल्फा, तो यहां से आपने डिफाइन किया एल्फा दैट इज इक्वल टू ए टेंजेंशियल कंपोनेंट डिवाइड बाई आर। और मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि हमेशा वो इस एक्सेलेरेशन को, एल्फा को लिखते हैं
अल्फा दैट इज इक्वल टू ए डिवाइड बाई आर, जो कि सरासर एक बहुत बड़ा ब्लेंडर है आपकी फिजिक्स के साथ में। भाई अल्फा आप उसके अंदर में क्या लेके आ रहे हो? जो अल्फा आपने पूरी कैलकुलेशन करी वो उसकी स्पीड के अंदर में चेंज लेके आ रहा है। तो इस ए को लिखने का मतलब है कि वो ए नेट है, यानी कि टोटल उसकी एक्सेलेरेशन की बात कर रहे हो आप। अभी तो हमने सिर्फ एक एक्सेलेरेशन को देखा है ना, उसके टेंजेंशियल को देखा है। अभी तो एक कंपोनेंट और रह रहा है, उसका रेडियल भी तो रह रहा है। तो कैसे आप भाई उसको रेडियल को टेंजेंशियल को एक ही डायरेक्शन में लिखकर उसके साथ में ए नेट लिख देते हो? तो अल्फा को हमेशा लिखा जाता है उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट कौन सा है, या फिर कहें कि उसका टेंजेंशियल कंपोनेंट कौन सा है। टेंजेंशियल होता है ना, तो मैं उसको एक तरीके से और भी आप लोगों को सिखाया था कि टेंजेंशियल को हम लिख सकते हैं ए टेंजेंशियल होता है, उसी को ए परपेंडिकुलर लिख देते हैं। और ए पैरेलल जो होता है मेरे पास में रेडियल होता है, उसको हम ए पैरेलल से भी डिफाइन कर देते हैं। तो ये दोनों कंपोनेंट्स आप लोगों को समझ में आते हैं। जो उसकी डायरेक्शन में होगा वो पैरेलल हो गया, और जो उसके परपेंडिकुलर आ गया, जो भी हम डायरेक्शन ले रहे हैं तो उसके परपेंडिकुलर ए परपेंडिकुलर कंपोनेंट लिखते हैं। तो आपको अभी एक क्लैरिटी आई होगी कि किसी भी सर्कुलर मोशन के अंदर में स्पीड को चेंज करवाने के लिए कौन सा कंपोनेंट रेस्पॉन्सिबल? उसका ए परपेंडिकुलर कंपोनेंट रेस्पॉन्सिबल। और ए कंपोनेंट की वैल्यू जो हमारे पास में आई है वो अल्फा आर आई है, क्योंकि हमें इक्वेट करना था दो चीजों को, जो लीनियर मोशन के कंपोनेंट्स हैं, पैरामीटर्स हैं, और जो सर्कुलर मोशन के पैरामीटर्स हैं उनको। तो हम डायरेक्टली इसको अल्फा को लिखना चाहेंगे तो हम लिख सकते हैं ए परपेंडिकुलर, या फिर दूसरा नाम उसका ए टेंजेंशियल डिवाइड बाई आर। तो आगे से कभी भी गलती मत करना सीधा ए लिखने की उसके ऊपर। ठीक है भाई, एक कहानी तो हमें समझ में आ गई है। अब सर्कुलर मोशन में आपने उसके मैग्नीट्यूड को तो चेंज करवा दिया साहब। ये मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है मेरे पास में, वेलोसिटी उसकी जो है वो कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है। तो उसके अंदर में ओमेगा तो आ रहा है ना। पहले मान लो 2 थी, फिर 3 थी, फिर 4 थी, 5 थी, जो भी वैल्यू आपके पास में आ रही है। अच्छा एक चीज और बताओ, चलो ये करने के बाद में और मैं डिस्कस करूंगा उसको मैं, कि ये जो वैल्यू थी इसके ऊपर में दूसरा कंपोनेंट आपने एक और बताया जिसको आपने डिफाइन किया था इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर में। अगर मैं यहां पर बनाना चाहूँ इसको, तो दूसरा जो कंपोनेंट चल रहा है वो कुछ उसके रेडियल टाइप में चल रहा है ऐसे। यहां से हमने डिफाइन किया तो ये ए आर यूनिट वेक्टर की साइड में था। तो इसकी वैल्यू कितनी आई आपके पास में जब आपने इस डायरेक्शन में देखा? तो यहां से आपके पास में ए रेडियल, देखो जो ऑब्जेक्ट था मेरे पास में, कहाँ गया भाई, ये रहा। तो इसके अंदर में एक्सेलेरेशन जो आप निकाला था, तो एक्सेलेरेशन की वैल्यू आ रही है माइनस आर ओमेगा स्क्वायर। और ये किस डायरेक्शन में है? उसके रेडियल डायरेक्शन में। अगर रेडियल डायरेक्शन में आ रही है तो आपको पता है कि रेडियल वाले कंपोनेंट्स किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? इसकी डायरेक्शन को चेंज करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो एक ऑब्जेक्ट को अगर सर्कुलर मोशन के अंदर में मूव करना है, ऐसे मूव कर रही है ऑब्जेक्ट, तो ए रेडियल कंपोनेंट रेस्पॉन्सिबल होगा उसकी डायरेक्शन चेंज करवाने के लिए। तो ए आर की वैल्यू मेरे पास में क्या आएगी? उसकी मैग्नीट्यूड की वैल्यू बात करूं तो ओमेगा स्क्वायर इंटू में आर, और इसके आगे लग गया माइनस। ये वैल्यू आपने अभी कैलकुलेट करी है, यहां से आपके पास में आई माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, या फिर आर ओमेगा स्क्वायर, जैसा भी आप लोग लिखना चाहें। ठीक है, लेकिन यहां पर थोड़ा सा ट्विस्ट हो रहा है। ये जा रही है रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में, लेकिन आपका जो कंपोनेंट आया वो आया माइनस आर ओमेगा स्क्वायर। अब इस माइनस का मतलब क्या है? भाई जो रेडियल कंपोनेंट है वो तो आपने आउटवर्ड डायरेक्शन में निकल रहा है, नो डाउट। हमने जो कैलकुलेशन, जो हमने अपना सिनेरियो क्रिएट किया था, उसमें हमारा जो आर रेडियल है वो बाहर के डायरेक्शन में हमने कैलकुलेशन करी थी। लेकिन हमने जो अजम्पशन माना था ये तो उसका उल्टा निकला। यानी कि ये ई आर जो रेडियल है वो बाहर की डायरेक्शन में ना होके अंदर की डायरेक्शन में है। और अंदर की डायरेक्शन में इस माइनस का मतलब यही है कि ये बाहर की डायरेक्शन में नहीं है। आप इसको कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यहां पर इनवर्ट दिखाकर। और ये जो कंपोनेंट रहेगा ये इसका ए रेडियल रहेगा। उसके कंपोनेंट की बात करूं तो ये आएगा माइनस, और अब ये मेरे पास में इसका मैग्नीट्यूड आर ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि हमने मैग्नीट्यूड को उसका डिफाइन कर दिया आर ओमेगा स्क्वायर से, अगर मैं इंटरनली उसको दिखा रहा हूं तो। अच्छा जी, तो अब आपको समझ में आती है कहानी कि माइनस में लिख रहा हूं तो आप जैसा भी आप रिप्रेजेंट करना चाहें कर सकते हैं। ए रेडियल बाहर के डायरेक्शन में, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर मतलब जो आपकी वैल्यू आएगी उसका उल्टा कर देंगे। तो ये जो एक्सेलेरेशन होता है, तो ये जो नेगेटिव साइन यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, तो यहाँ से आप लोगों को पता लगता है कि ये जो फॉर्मेशन हमारे पास में आई है, जो एक्सेलेरेशन की वैल्यू आ रही है, दिस इज सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन। कौन सा एक्सेलेरेशन है ये? सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन। और अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो हमारे पास में सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन है वो किस चीज के लिए रेस्पॉन्सिबल है? वो रेस्पॉन्सिबल है उस ऑब्जेक्ट के अंदर में एक चेंज इन डायरेक्शन लाने के लिए।
इसीलिए बोला जाता है कि जो एक्सेलेरेशन की दो वैल्यूज, एक टेंजेंशियल और एक रेडियल, ये रेस्पॉन्सिबल है उसके अंदर में मैग्नीट्यूड को चेंज करवाने के लिए, और दूसरी रेस्पॉन्सिबल है उसके अंदर में डायरेक्शन को लाने के लिए। और इसकी वैल्यू कितनी आई है आपके पास में सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन की, ये रेडियल बोलते हैं या फिर एसी बोलते हैं, सेंट्रीपिटल के नाम से जानते हैं। दिस इज माइनस ओमेगा स्क्वेयर आर। क्या ये वैल्यू, अच्छा एक चीज बताओ मेरे को, जो मैं कंपैरिजन करवाना चाह रहा था आप लोगों से, कि दो वैल्यू आपने डिफाइन करी कि ए टेंजेंशियल की वैल्यू आपने कही कि ये होती है हमारे पास में आर एल्फा या फिर एल्फा आर होती है, और दूसरा आपने कहा ए रेडियल या फिर ए सेंट्रीपिटल, जिसको आपने रिप्रेजेंट किया माइनस ओमेगा स्क्वायर इनटू में आर से। तो ये वैल्यू हमारे पास में क्या जीरो हो सकती है? यहां पर अल्फा की बात करूं तो अल्फा ए टेंजेंशियल डिवाइड बाई आर, और यहां से आपके पास में जो वैल्यू आ रही है ओमेगा स्क्वायर, ये हमने कहा कि ये वेरी कर रहा है। आर जो है वो भी हमारे पास में क्या है, कांस्टेंट है। तो ए रेडियल कभी भी हमारे पास में जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि ओमेगा की कोई ना कोई वैल्यू वहां पर क्या करेगी, एग्जिस्ट करेगी, और अगर ओमेगा है मेरे पास में तो थीटा उसका चेंज हो रहा होगा। तो रेडियल कंपोनेंट कभी भी जीरो नहीं होगा। ये टेंजेंशियल कंपोनेंट है वो जीरो हो सकता है, यानी कि हम कहें कि उसकी स्पीड एक कांस्टेंट, स्पीड का मैग्नीट्यूड जो है वो कांस्टेंट बना रहे थ्रू आउट द मोशन, जिसको आप यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के नाम से जानते हैं। तो उस केस के अंदर में जो ऑब्जेक्ट है वो क्या मूव करेगी, एक सर्कुलर मोशन के अंदर मूव कर रही होगी विदाउट चेंजिंग इन दिस स्पीड या फिर कहें कि मैग्नीट्यूड। तो अल्फा कैन बी जीरो, अल्फा कैन बी जीरो, लेकिन इस केस के अंदर में ए आर जो है वो जीरो नहीं हो सकता। तो जो मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था कि अल्फा कैन बी जीरो, तो वो हो सकता है। ए कैन बी जीरो, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ए जीरो मेरे पास होने का मतलब है कि ए टेंजेंशियल भी जीरो और ए रेडियल भी जीरो, क्योंकि जो कंपोनेंट हमारे पास में आएगा उसके दो कंपोनेंट ए टी और दूसरा ए रेडियल, और ये नेट हमारे पास में निकल कर आता है। तो ए नेट जो होता है वो कॉम्बिनेशन होता है रेडियल का और टेंजेंशियल का। टेंजेंशियल हमारे पास में जीरो हो सकता है, यानी उसका एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ में कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर सकती है सर्कमफ्रेंस पर, और वेलोसिटी से मूव कर सकती है, लेकिन सर्कल के अंदर में घुमाने के लिए अगर सर्कुलर मोशन उस ऑब्जेक्ट को करना है तो रेडियल कंपोनेंट यानी कि एक्सेलरेशन का होना मस्ट है, तभी हमारी ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर मोशन कर सकती है। ठीक है, अच्छा अभी आपने देखा कि दो कंपोनेंट आपने डिफाइन किए, तो आपने काइनेमेटिक्स के अंदर में भी समझा था कि ए नेट जो होता है उसको आप रिप्रेजेंट करते हैं अंडर रूट ए टी स्क्वायर यानी कि टेंजेंशियल कंपोनेंट, और दूसरा ए रेडियल स्क्वायर। तो ए टेंजेंशियल की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ रही है, ए टेंजेंशियल की वैल्यू अपने डिफाइन करी अल्फा आर, तो यहां से मैं लिख सकता हूँ अल्फा स्क्वायर इंटू में आर स्क्वायर, प्लस इसका वैल्यू कितना आएगा, ये आया आपके पास में ओमेगा स्क्वायर आर, तो ये आएगा ओमेगा 4 आर का स्क्वायर। तो ये वैल्यू आपके पास में ए नेट की रहेगी। ये आपका एक्सेलेरेशन की वैल्यूज को आप डिफाइन कर सकते हैं। हालांकि ये जो फॉर्मूलाज हैं इनके ऊपर में बहुत अच्छे से हम काम करेंगे, इनके न्यूमेरिकल्स को हम सोल्व करेंगे, कैसे आप कैलकुलेट करेंगे। मैं एक न्यूमेरिकल आप लोगों को प्रोवाइड करता हूँ, आपको सिर्फ इसके अंदर में सोल्व करना है, नहीं कर पाए तो मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में ज़रूर इसको सोल्व करूँगा, और मैं ये देखना चाहूँगा कि आप कितना चीज़ों को सीखें। ये मेरे पास में कोई रोड है, ये इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, यानी कि एक एंगुलरली मूव कर रही है, उसके अंदर में एंगुलर एक्सेलेरेशन अल्फा इज इक्वल टू 2t रेडियन पर सेकंड है, और ये जो लेंथ है इस ऑब्जेक्ट की, यहाँ पर कोई पॉइंट ए है, ये मेरे पास में 2 मीटर है, इसकी लेंथ यहाँ पर 2 मीटर है। मैं आप लोगों से जानना चाह रहा हूँ कि ये जो इस सर्कुलर मोशन कर रही होगी ऑब्जेक्ट, कुछ इस तरह से मूव कर रही होगी, तो इस ए की आपको बतानी है क्या, एक्सेलेरेशन, एक्सेलेरेशन ऑफ दिस पॉइंट ए आफ्टर 2 सेकेंड। 2 सेकेंड के बाद में एक्सेलेरेशन बताना है, और इनिशियल वेलोसिटी यानी कि एंगुलर वेलोसिटी जो है उसकी आपने डिफाइन करी है 0 है। तो इस क्वेश्चन को आप सोल्व करें और देखें कि कैसे आप इसका एक्सेलेरेशन को निकाल पाएंगे, या मैं सोल्व करवा दूं इसको। चलो एक क्वेश्चन तो मैं सोल्व करवा देता हूँ, नेक्स्ट आप लोग इसके अंदर में अपना रिसर्च करके देख लेना भाई। तो अभी मेरे हिसाब से आप लोगों को क्लैरिटी आई होगी कि जो एक सर्कुलर, देखो अभी जो इतनी कहानी मैंने बताई है ना पीछे की, ये जो ये वाला केस बताया या फिर ये वाला केस बताया, ये सिर्फ आपको एक्सेलेरेशन की एक फील दिलाने के लिए है कि आप एक्सेलेरेशन जो कैलकुलेट करते हैं या फिर जो आप ऑब्जेक्ट को लिखते हैं कि मेरे पास में जो एंगुलर एक्सेलेरेशन है वो खाली ए डिवाइड बाई आर लिख देते हैं, वो एक्चुअली गलत है, क्योंकि वो ए का मतलब होता है नेट एक्सेलेरेशन,
कंप्लीट एक्सेलेशन, जबकि कंप्लीट एक्सेलेशन नहीं होता है। अल्फा किस वजह से आ रहा है? अल्फा तो उसके सर्कमफ्रेंस पर जो ऑब्जेक्ट चल रही है, जो कि रेस्पॉन्सिबल होगा उसके अंदर में स्पीड को चेंज करवाने के लिए, जो उसकी स्पीड को चेंज करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, वो एंगुलर एक्सेलेरेशन तो उसी पे डिपेंड कर रहा है, और वो कंपोनेंट आपका टेंजेंशियल होता है। तो आगे से आप रूटीन में ये डाल लें कि जब भी आपको अल्फा लिखना हो तो हमेशा लिखने की कोशिश करना ए परपेंडिकुलर या फिर टेंजेंशियल डिवाइड बाई आर। कभी भी इसको ए डिवाइड बाई आर मत लिखना, क्योंकि गलती होने के चांसेस आपके क्वेश्चंस के ज्यादा हो जाते हैं वहां पर। ठीक है, अभी जो क्वेश्चन था इसी को मैं सोल्व कर रहा हूँ, तो देखते देखते हैं इसको कैसे हम अप्रोच करना चाहिए अपने को। चलो भाई, मान लेते हैं कि जो आपने 80 दिया है, 80 की वैल्यू आपने दी है अल्फा आर, ये आपको सभी को पता है। जो टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन इसने प्रोवाइड किया है कि ये जो ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पर मेरे पास में मूव कर रहा है, तो आपको क्या पता होना चाहिए कि ये जो ऑब्जेक्ट है इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इस ए को निकालने के लिए मेरे पास में दो कंपोनेंट होने चाहिए। तो चलो इसको आप लोग ना करना एक बार, मैं फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर में इसको सोल्व करवाऊंगा आप लोगों को। आप एक बार ट्राई करना। तरीका मैं बता रहा हूँ कि ए टी मेरे पास में अल्फा आएगा, और दूसरा आपका ए रेडियल जो आएगा वो ओमेगा स्क्वायर आर, ये दोनों आपको कैलकुलेट करने हैं। आपके पास में ओमेगा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ओमेगा इनिशियल की वैल्यू मैंने आपको प्रोवाइड करी है 0, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि आपने जो अभी इक्वेशन सीखी है कि आप उनको इंप्लीमेंट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो ओमेगा आई स्क्वायर मेरे पास में इनिशियल 0 रहेगा, क्योंकि गिवन है क्वेश्चन में, टाइम आपको 2 सेकंड गिवन है। और दूसरा यहाँ से आपको अल्फा कैलकुलेट करना है, तो टेंजेंशियल कंपोनेंट का पता होना चाहिए। रेडियल टेंजेंशियल कंपोनेंट को आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, फॉर्मूला आपको पता ही है कि अल्फा मेरे पास में गिवन है, आर मेरे पास में गिवन है, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी। ओमेगा की वैल्यू आप अपनी इक्वेशंस का यूज करके निकाल सकते हैं। आर आपको पता है 2 मीटर है, बस उसके बाद तो आपको इनकी वैल्यूज को पुट डाउन करना है। मैं अप्रोच देखना चाहता हूँ कैसे कर पाओगे आप लोग। ध्यान रखना कि मैंने क्या बोला है कि इक्वेशन ऑफ मोशन, सर्कुलर मोशन को यूज कर सकते हो। होगी या नहीं होगी मुझे नहीं पता है, लेकिन आपको कैसे वो इक्वेशंस निकली थी उसका पता होना चाहिए। एक हिंट मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर देता हूँ कि यहाँ पर मैंने जो अल्फा प्रोवाइड किया है ना, वो फंक्शन ऑफ टी प्रोवाइड किया है। अल्फा इज 2t, तो ये t का फंक्शन है। तो t का फंक्शन होने का मतलब है कि अल्फा कैसा हो गया, एक वेरिएबल क्वांटिटी आ गई है। और वेरिएबल क्वांटिटीज के लिए जो इक्वेशंस होती हैं वो हम यूज नहीं कर सकते। अगर नहीं कर सकते तो हमें क्या तरीका यूज करना चाहिए? छोटा सा हिंट, डी ओमेगा डिवाइड बाई डी टी, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा से। बस, अब इसके आगे कुछ नहीं बताऊंगा मैं। आप इसका आंसर निकालें, और आंसर अगर आपका 8√17 आ जाता है तो सही है। नहीं आ रहा है तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में इसको मैं कंप्लीट सोल्व करवाऊंगा, और इससे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स बनते हैं, जितने भी बन सकते हैं, वो आपको करवाए जाएंगे। अभी जो आज की क्लास थी इसमें सिर्फ एक्सेलेरेशन को लेकर बात करी है मैंने। एंगुलर एक्सेलेरेशन होता क्या है, उसके दो कंपोनेंट्स ई आर और ए टी को हम कैसे डिफाइन करते हैं, और कौन सा किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, कैसे ये सारी कैलकुलेशन आती हैं, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, रेडियल का मैग्नीट्यूड क्या होगा, टेंजेंशियल का मैग्नीट्यूड क्या होगा, और टेंजेंशियल है तो वो क्या उसका चेंज करवाएगा, स्पीड करवाएगा या वेलोसिटी, जो उसकी डायरेक्शन चेंज करवाएगा, कौन सा कंपोनेंट होगा। ये चीज़ें हमने कैलकुलेट करी इसके अंदर में। फिर आपने जो कैलकुलेशंस करनी सीखी कि हमें कैसे एक ही वेक्टर को जो अल्फा होता है उसके टेंजेंशियल के साथ में हमें कंपेयर करना होता है, डायरेक्टली उसके वैल्यूज़ को पुट डाउन करके हम वैल्यू जो उसका आंसर है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में। थैंक यू।